उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां आज भी सुबह की शुरुआत मोबाइल की घंटी से नहीं बल्कि मुर्गे की बांग से होती है। जहां हवा में आज भी शहरों जैसी धूल नहीं बल्कि मिट्टी की वो खुशबू घुली होती है जो इंसान को उसकी जड़ों की याद दिलाती है। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और दूर दूर तक फैले हुए हरे भरे खेत। इन्हीं खेतों के बीच एक छोटा सा घर था जहां रहता था रघु। अरे रघु बेटा, जरा जल्दी चल, सूरज सिर पर आ गया तो काम कैसे होगा। हाँ बाबूजी, बस आता हूँ। रघु एक गरीब किसान का बेटा था जिसके सपने उसकी जेब से कहीं ज्यादा बड़े थे। उसके पिता श्यामलाल दिन रात खेतों में मेहनत करते थे ताकि उनका बेटा वो जिंदगी जी सके जो वो खुद कभी नहीं जी पाए। देख बेटा, ये मिट्टी ही हमारी माँ है। इसी ने हमें जन्म दिया है और एक दिन इसी में मिल जाना है। लेकिन बाबूजी, क्या हम हमेशा ऐसे ही खेतों में काम करते रहेंगे? क्यों? तुझे ये खेत अच्छे नहीं लगते? अच्छे तो लगते हैं बाबूजी, पर मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। रघु की आंखों में एक अलग ही चमक थी, वो चमक जो सिर्फ सपने देखने वालों की आंखों में होती है। तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा, ताकि तुझे मेरी तरह मिट्टी में पसीना ना बहाना पड़े। एक दिन मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगा। लेकिन रघु नहीं जानता था कि उसके सपनों की राह में अभी बहुत बड़ी परीक्षाएं आने वाली हैं। रघु उम्र में सिर्फ 14 साल का था, लेकिन जिम्मेदारियां उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थीं। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसे खेतों में अपने पिता का हाथ पटाना पड़ता और फिर उसी थके हुए शरीर के साथ वो स्कूल के लिए भी निकल जाता। अरे रघु, आज फिर देर हो गई। लगता है खेत में ही रात बिता दी। नहीं यार, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ा। बाकी बच्चों के लिए स्कूल बस एक जगह थी खेलने कूदने की, लेकिन रघु के लिए स्कूल ही उसकी उम्मीद थी, उसकी मंजिल थी, उसका भविष्य था। क्लासरूम के अंदर मास्टर जी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ाई से अच्छा कोई रास्ता नहीं है। मास्टर जी की हर बात रघु के दिल में उतर जाती थी। वो हर शब्द को ऐसे सुनता जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसी एक बात पर टिकी हो। कुछ समय बाद लंच टाइम हो जाता है और बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी रघु का दोस्त उससे कहता है, चलना रघु, आज तू बैटिंग करेगा। नहीं यार, मुझे ये चैप्टर पूरा करना है। तू हमेशा पढ़ता ही रहता है, इतना पढ़कर करेगा क्या? तभी रघु धीरे से कहता है, मैं एक दिन सब कुछ बदल दूंगा। शाम होते ही जहां बाकी बच्चे घर जाकर आराम करते, वही रघु सीधे खेतों की तरफ निकल जाता। रघु खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पिता उससे कहते हैं, बेटा, जा थोड़ा आराम कर ले। नहीं बाबूजी, पहले ये काम खत्म कर लेते हैं। उसके हाथ मिट्टी से जरूर सने थे, लेकिन उसके सपने आसमान छूने की चाह रखते थे। राघु और श्यामलाल अपने घर के आंगन में बैठे थे। तभी ठाकुर वीर सिंह आता है और कहता है, ओ श्यामलाल, सुना है तेरा बेटा बहुत पढ़ाई करता है। जी मालिक, बस ऐसे ली। क्यों बे रघु, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनेगा क्या? इतना कहकर वो हंसने लगता है। उनकी हंसी रघु के दिल में एक चुभते हुए तीर की तरह लगी। तभी रघु मन में अपने आप से कहता है, हाँ, एक दिन मैं कलेक्टर बनकर जरूर दिखाऊंगा। रात के समय रघु लालटेन की रोशनी में पढ़ रहा था। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा, इतनी रात तक मत पढ़, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। बस माँ, थोड़ा सा और। उसे नहीं पता था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल देगा। हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंसान की हिम्मत की असली परीक्षा होती है।
रघु की जिंदगी में भी वो मोड़ आ चुका था। तेज हवा चलने लगती है, पेड़ झूमने लगते हैं। रघु आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, बाबूजी, लगता है आज मौसम ठीक नहीं है। हाँ बेटा, अगर बारिश ज्यादा हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन प्रकृति किसी की मजबूरी नहीं समझती। बारिश शुरू होती है, धीरे धीरे तेज होती जाती है और फिर पूरा खेत पानी में डूब जाता है। अगली सुबह रघु और श्यामलाल खेत में खड़े हुए थे। चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी थी। तभी श्यामलाल अपना सर पकड़ते हुए कहता है, दुख भरी आवाज में कहता है, हे भगवान, मेरी पूरी मेहनत सब खत्म हो गया। ये सब देखकर रघु की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उस दिन पहली बार रघु ने अपने पिता को इतना टूटते हुए देखा। जिस इंसान ने कभी हार नहीं मानी, आज वही जमीन पर बैठा रो रहा था। श्यामलाल अपनी टूटी हुई आवाज में रघु से कहता है, अब हम क्या करेंगे बेटा? घर कैसे चलेगा? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? तभी रघु अपने पिता से कहता है, मैं हूं ना बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी आवाज में भरोसा कम, डर ज्यादा था। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि श्यामलाल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तभी ठाकुर वीर सिंह अपने आंगन में बैठा हुआ अपने नौकर से कहता है, श्यामलाल को बुलाओ, उसे पैसों की जरूरत होगी। श्यामलाल झिझकते हुए ठाकुर के घर जाता है। तभी ठाकुर श्यामलाल से कहता है, कितने पैसे चाहिए? मालिक, बस इतना कि घर चल सके। ठीक है, लेकिन ब्याज 2 गुना लगेगा। मजबूरी इंसान से वो फैसले करवाती है जो वो कभी लेना नहीं चाहता। श्यामलाल आंखें झुकाकर ठाकुर की हाँ कर देता है। उस दिन श्यामलाल ने सिर्फ कर्ज नहीं लिया था, बल्कि अपनी आने वाली कई रातों की नींद भी गिरवी रखती थी। रघु घर के बाहर बैठा आसमान देखता हुआ अपने आप से कहता है, क्या मेरे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे? उसे नहीं पता था कि ये तूफान सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। बहुत जल्द एक और बड़ा तूफान आने वाला था जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। कभी कभी जिंदगी एक मुसीबत खत्म भी नहीं होने देती कि दूसरी दरवाजे पर दस्तक दे देती है। फसल बर्बाद होने के बाद श्यामलाल दिन रात काम करने लगा, क्योंकि कर्ज चुकाने की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खा रही थी। श्यामलाल खेत में कमजोर शरीर के साथ काम कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी रघु श्यामलाल से कहता है, बाबूजी, आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया। लेकिन रघु को नहीं पता था कि वो थोड़ा सा चक्कर दरअसल बहुत बड़ा था। रात की समय श्यामलाल खाट पर लेटा हुआ था। तभी श्यामलाल की पत्नी कहती है, रघु, जल्दी से पानी ला, तेरे बाबूजी को बहुत तेज बुखार है। रघु कांपती हुई आवाज में कहता है, बाबूजी, आंखें खोलिए। अगली सुबह डॉक्टर श्यामलाल के घर आता है। डॉक्टर श्यामलाल को चेक करने के बाद कहता है, इनकी हालत ठीक नहीं है, फेफड़ों में इन्फेक्शन है। इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही हो सकता है। डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? इनके इलाज में कम से कम 50,000 का खर्च आएगा। 50,000, ये रकम उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। ये सुनकर घर के अंदर सन्नाटा छा जाता है। श्यामलाल कमजोर आवाज में रघु से कहता है, रघु, इधर आ बेटा, मेरे पास आ। रघु आंसू रोकते हुए अपने पिता के पास जाता है। मेरी चिंता मत कर, तेरी पढ़ाई मत छोड़ना, तू ही हमारा सपना है। ऐसा मत कहिए बाबूजी, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन रघु के दिल में डर बैठ चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसे फैसला लेना होगा। चांदनी रात में रघु घर के बाहर जमीन पर बैठा हुआ था। तभी वो अपने आप से कहता है,
अगर मैंने पढ़ाई जारी रखी तो बाबूजी का इलाज कैसे होगा? और अगर पढ़ाई छोड़ दी तो उनका सपना। ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, ये एक बेटे के सपनों और उसके पिता की जिंदगी के बीच की लड़ाई थी। उस रात रघु ने एक ऐसा फैसला लिया जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। कभी-कभी जिंदगी इंसान को दो रास्तों के बीच खड़ा कर देती है, एक रास्ता अपने सपनों का और दूसरा अपने अपनों का। रघु आज उसी मोड़ पर खड़ा था। श्यामलाल खाट पर लेटा हुआ था और माँ चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। रघु भी एक कोने में बैठा था, उसके सामने उसका स्कूल बैग रखा था। ये वही बैग था जिसमें रघु अपने सपने लेकर चलता था, लेकिन आज वो बैग उसे बोझ लग रहा था। तभी रघु धीरे से खुद से ही कहता है, अगर मैं स्कूल जाता रहा तो बाबूजी का इलाज कैसे होगा? और अगर पढ़ाई छोड़ दूं तो उनका सपना कैसे पूरा होगा? रघु उठता है और अपने पिता के पास बैठ जाता है। फिर रघु कांपती आवाज में कहता है। तभी श्यामलाल कमजोर मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ बेटा, आज स्कूल नहीं गया? नहीं बाबूजी, आज से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। श्यामलाल चौंक कर उठने की कोशिश करते हुए कहता है, क्या पागल हो गया है क्या? मैंने फैसला कर लिया है बाबूजी, अब मैं खेत संभालूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन आपका इलाज जरूर करवाऊंगा। तभी रघु की माँ रोते हुए कहती है, नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई ही तो हमारी उम्मीद है। उम्मीद तब होगी जब बाबूजी हमारे साथ होंगे। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन फैसला पक्का था। रघु, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह जिंदगी गुजारे। मैं चाहता हूं तो इस गांव से बाहर निकले। आपने हमेशा मेरे लिए सब कुछ किया है, अब मेरी बारी है बाबूजी। उस दिन रघु ने सिर्फ स्कूल नहीं छोड़ा था, उसने अपने बचपन को समय से पहले अलविदा कह दिया था। अगले दिन रघु खेत में अकेले काम कर रहा था। धूप तेज थी और रघु पसीने से भीगा हुआ था। अब उसके हाथों में किताबें नहीं, हल और फावड़ा था, लेकिन उसके दिल में अब भी एक चिंगारी बाकी थी। मैं हारूंगा नहीं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। रघु को नहीं पता था कि किस्मत उसके इरादों को देख रही थी और बहुत जल्द उसे एक और मौका मिलने वाला था। कहते हैं, जब हालात इंसान को झुका देते हैं, तभी उसके अंदर का असली योद्धा जागता है। रघु ने स्कूल जरूर छोड़ा था, लेकिन अपने सपनों को नहीं। तेज धूप, माथे पर पसीना, हाथों में छाले, लेकिन फिर भी रघु अकेला खेत में काम कर रहा था। तभी एक दूसरा किसान रघु से कहता है, अरे रघु, इतनी छोटी उम्र में इतना काम? कुछ तो करना ही पड़ेगा काका। दिन में खेत, शाम को मजदूरी और रात में वो चुपके से अपने सपनों को जिंदा करता। रात में जब सब सो चुके होते हैं, तब रघु धीरे से दीवार से अपना स्कूल बैग उतारता है, लालटेन जलाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। रघु धीरे से खुद से ही कहता है, मैंने पढ़ाई छोड़ी है, सीखना नहीं। वो थका जरूर होता था, लेकिन उसकी आंखों में नींद से ज्यादा सपनों की आग होती थी। एक दिन मैं सब बदल दूंगा। अगले दिन ठाकुर वीर सिंह रास्ते में मिलता है और रघु से कहता है, क्या हुआ रघु, कलेक्टर बनने का सपना टूट गया? सपने टूटते नहीं ठाकुर साहब, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां सिर्फ जिद थी। घर के अंदर एक दिन माँ देखती है रघु को पढ़ रहा था, तो वो रघु से पूछती है, बेटा, तू अभी भी पढ़ता है? हाँ माँ, मैंने स्कूल छोड़ा है, लेकिन अपना लक्ष्य नहीं। भगवान तेरा साथ दे बेटा। उधर श्यामलाल की तबीयत कभी सुधरती, कभी बिगड़ जाती। दवाइयों का खर्च और कर्ज का बोझ, सब कुछ
रघु के कंधों पर था। रघु रात को आसमान देखता हुआ कहता है, हे भगवान, बस एक मौका दे दो, मैं साबित कर दूंगा। और शायद किस्मत ने उसकी आवाज सुन ली थी, क्योंकि बहुत जल्द एक खबर आने वाली थी जो रघु की जिंदगी बदल सकती थी। जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो किस्मत भी उसे एक मौका जरूर देती है। रघु की जिंदगी में भी अब वो मौका आने वाला था। सुबह गांव के स्कूल में मास्टर जी बच्चों के सामने खड़े थे और मास्टर जी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, ध्यान से सुनो। इस साल सरकार की तरफ से एक छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। जो भी छात्र पास होगा उसकी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। ये खबर रघु तक खेत में काम करते करते पहुंची। रघु खेत में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त दौड़ता हुआ आता है और वो रघु से कहता है, रघु, रघु, मास्टर जी तुझे ढूंढ रहे थे। मुझे? पर मास्टर जी मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? छात्रवृत्ति की परीक्षा है, तू जरूर दे सकता है। रघु का दिल तेज धड़कने लगा। क्या ये वही मौका था जिसका वो इंतजार कर रहा था? रघु स्कूल में मास्टर जी से मिलने के लिए जाता है। रघु, मुझे पता है तूने स्कूल छोड़ दिया है, लेकिन तेरी मेहनत मैंने देखी है। तू ये परीक्षा दे सकता है। लेकिन मास्टर जी, मैं अब स्कूल नहीं आता। पढ़ाई स्कूल की चार दीवारों में नहीं होती। अगर तेरे अंदर लगन है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। ये शब्द रघु के दिल में आग बनकर जल उठे। इसके बाद रघु अपने घर वापस जाता है और अपने पिता से कहता है, बाबूजी, एक मौका मिला है। अगर मैं ये परीक्षा पास कर लूं, तो मेरी पढ़ाई फिर से शुरू हो सकती है। मैं जानता था बेटा, भगवान तुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तू परीक्षा जरूर दे। हम सब तेरे साथ हैं। अब हर रात रघु के लिए एक जंग बन चुकी थी। नींद से जंग, थकान से जंग, हालात से जंग। रघु किताब बंद करते हुए खुद से ही कहता है, इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। और आखिरकार वो दिन आ गया जब रघु को अपनी किस्मत से सीधा मुकाबला करना था। हर मेहनत का एक दिन आता है जब किस्मत इंसान से पूछती है, क्या तुम सच में तैयार हो? आज वही दिन था। सुबह के समय रघु घर के बाहर खड़ा था, आंखों में घबराहट लेकिन दिल में हिम्मत। तभी माँ रघु से कहती है, भगवान तेरा भला करे बेटा। याद रखना, डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आशीर्वाद दीजिए बाबूजी। रघु पहली बार अपने गांव से बाहर शहर की बस में बैठा था। हर मोड़ पर उसे अपने सपनों की याद आ रही थी। परीक्षा केंद्र के बाहर काफी भीड़ थी। सैकड़ों छात्र, सबके चेहरों पर तनाव, क्योंकि ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये उसके सपनों की आखिरी उम्मीद थी। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगा। उसे अपने पिता का चेहरा याद आता है, माँ की दुआएं याद आती हैं, और वो रातें जब वो नींद से लड़कर पढ़ता था। मैं कर सकता हूँ। रघु कॉपी जमा करता है और बाहर आता है और खुद से ही कहता है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अब फैसला रघु के हाथ में नहीं था, अब फैसला किस्मत के हाथ में था। फिर रघु बस में बैठा और अपने गांव की तरफ निकल दिया। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिन उसकी जिंदगी के सबसे लंबे दिन होंगे, क्योंकि अब इंतजार शुरू हो चुका था। इंतजार। कभी-कभी कुछ दिन पूरी जिंदगी जैसे लगते हैं। रघु के लिए भी रिजल्ट आने के ये दिन नींद से भी भारी थे। हर रात वो सोचता, अगर मैं हार गया तो, अगर ये मौका भी हाथ से निकल गया तो। अली सुबह स्कूल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बच्चे इकट्ठा हो रहे थे। नोटिस बोर्ड पर नई सूची लग रही थी। तभी रघु का दोस्त रघु से कहता है, रघु, जल्दी आ, रिजल्ट आ गया।
उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। रघु मन में खुद से ही कहता है, हे भगवान, बस इस बार। उसकी उंगली नाम खोजती है। वो एक एक लाइन पढ़ता है, नाम नहीं मिलता। उसकी सांसें तेज होने लगती हैं। एक पल के लिए उसे लगा शायद सब खत्म हो गया। लेकिन तभी सूची के ऊपर प्रथम स्थान पर रघु का नाम लिखा हुआ था। ये मेरा नाम है? अरे तू पूरे जिले में पहला आया है। जिसे कभी ताने मिलते थे, आज वही सबसे ऊपर खड़ा था। रघु भागता हुआ अपने घर जाता है और अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है। तभी श्यामलाल उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा? मैं पहला आया हूं पूरे जिले में। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उस दिन रघु ने सिर्फ एक परीक्षा नहीं जीती थी, उसने हालात को हरा दिया था। उसने साबित कर दिया था कि सपने गरीब नहीं होते। वक्त बीतता गया। संघर्ष की राह आसान नहीं थी, लेकिन रघु ने कभी हार नहीं मानी। दिन रात की मेहनत, त्याग और अपनों की दुआओं ने आखिरकार रंग दिखाया। आज वही रघु, जिसका कभी मजाक उड़ाया जाता था, जिले का कलेक्टर बन चुका था। सरकारी गाड़ी गांव में प्रवेश करती है। गांव वाले हैरानी से देखते हैं और कहते हैं, अरे ये तो रघु है। रघु गाड़ी से उतरता है और कहता है, मैं आज जो भी हूँ इस मिट्टी की वजह से हूँ। उसने शहर में रहकर भी अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। तभी रघु गांव वालों से कहता है, आज से इस गांव का कोई किसान कर्ज के बोझ में नहीं दबेगा और हर बच्चा पढ़ाई करेगा। भीड़ तालियां बजाती है और इसके बाद रघु अपने घर जाता है। तभी श्यामलाल रघु से कहता है, बेटा, तूने मिट्टी का कर्ज चुका दिया। नहीं बाबूजी, ये तो बस शुरुआत है। जब तक इस गांव का हर बच्चा पढ़ लिख कर आगे नहीं बढ़ेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कहते हैं, गरीबी इंसान के सपनों को रोक नहीं सकती। अगर इरादे मजबूत हों तो मिट्टी से उठकर भी इंसान आसमान छू सकता है। ये कहानी सिर्फ रघु की नहीं है, ये कहानी हर उस बच्चे की है जो हालात से लड़कर अपनी किस्मत खुद लिखना चाहता है।